हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो हम लोग मॉक टेस्ट देख रहे थे बीएल प्रोजेक्ट इंजीनियर और इंजीनियर ट्रेनिंग इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए। तो ये सारा टेस्ट जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम जितने हो चुके हैं उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को पूरे एक्सप्लेनेशन, पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कुछ अवेलेबल करा दें। क्वेश्चन क्या है? A copper wire is 3 meter long and has a uniform cross section of 0.6 square mm. At room temperature, the resistance of the wire is 0.183 ohms. What is the resistivity of the material? ठीक है, resistivity of the material निकालने को बोला है। तो रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ये क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसमें आर जो है वो कहलाता है, आर जो है वो है रेजिस्टेंस। आर क्या है? आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला सबको भी ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो कि हमें क्या बोला है? फाइंड करने को बोला है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। एल क्या है? एल हो गया हमारा लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। और क्या बच गया? और हो गया ए। ए क्या होता है? ए होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो इसमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें दे रखा हुआ है, फर्स्ट देखो क्या है, लॉन्ग वायर का लेंथ दे रखा हुआ है। एल कितना दे रखा हुआ है? एल दे रखा हुआ है 3 मीटर। एल देखा एल 3 मीटर। उसके बाद एरिया क्या बोल रहा है? एरिया है 0.6 mm स्क्वायर। ओके, 0.6 mm स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है? 0.183 ओम। और हमें फाइंड करने को बोला है रेजिस्टिविटी, यानी कि रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग रो निकाले तो रो को कैसे लिख सकते हैं? रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब बस वैल्यू पुट कर दो। आर क्या है? 0.183 इंटू एरिया क्या है? एरिया दिए क्या है? 0.6 इंटू 10⁻⁻6। और एल क्या है? 3 मीटर ना, सो 3 मीटर है। ओके ठीक है, 3 मीटर है। अब देखो यहाँ से पॉइंट ये हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, इससे ये गया 2 बार में, और कुछ होगा? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दो, ये आपका आ जाएगा 0.366 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसलिए ओम मीटर हो जाएगा ये। और इसी को हम लिख सकते हैं 3.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? इन ऑर्डर टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस शुड बी। तो लार्ज एरिया कवर करने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसमें कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस शुड भी क्या होता है? वो वेरी हाई होता है। ठीक है, क्या होता है? वेरी हाई होता है। देखो कैपेसिटेंस की बात करें तो पैरेलल प्लेट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो क्या होता है? C इक्वल टू ये होता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसमें जो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ए जो है, ए तो हो गया हमारा एरिया। ठीक है, और डी है, डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेट्स, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स।
तो यहाँ पे देखो सी क्या है, सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। सो इन ऑर्डर टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस शुड बी वेरी हाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला, एन एलईडी मेड यूजिंग जीएपी इमिट्स रेडिएशन इज। जीएपी की बात की गई, जीएपी मतलब क्या हो गया, ये हो गया गैलियम फॉस्फाइड। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये ग्रीन रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। एलईडी की बात करें तो एलईडी क्या है, एलईडी इज अ लाइट इमिटिंग डायोड। तो the LED is a PN junction device that emits light when a current passes through it in a forward direction only। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, वो लाइट इमिट करता है। ओके, तो यहां से क्या हो गया, ग्रीन रेडिएशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What type of chemical bonding is present in a जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में किस तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है, तो किस तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है, जर्मेनियम की बात करें तो इसमें जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। Which capacitor has the maximum capacitance per unit volume। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है हमारा, उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो सबसे हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिटी कैपेसिटर हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये दे रखा हुआ है जर्मेनियम डायोड, सिलिकॉन डायोड, शॉटकी डायोड और टनल डायोड। ठीक है, अब बोला कि द करेंट सीक्वेंस ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वो क्या होता है, द वोल्टेज ड्रॉप across a conducting forward bias diode is called forward voltage। तो फॉरवर्ड वोल्टेज जो है हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर ए डायोड वेरीज only slightly for changes in forward current and temperature and is fixed by a chemical composition of a PN junction। जैसे मान लो आपका क्या दे रखा हुआ है, सिलिकॉन डायोड की बात करें, सिलिकॉन डायोड की, तो सिलिकॉन डायोड में जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 0.6 टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह शॉटकी डायोड की बात करें अगर हम शॉटकी डायोड की, तो इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज आपका जो होता है वोल्टेज ड्रॉप वो होता है 0.45 वोल्ट। और जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में होता है 0.2 वोल्ट। और टनल डायोड की बात करें तो टनल डायोड में जो है ये होता है 25 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया ये चारों का वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें क्या करना है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है सिलिकॉन का, यानी कि ये वाला पहले आएगा सेकेंड नंबर। ओके, उसके बाद कौन आ रहा है 0.45 यानी कि शॉटकी डायोड, शॉटकी यानी कि थर्ड, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा। और उसके बाद जर्मेनियम है 0.2, तो जर्मेनियम कहाँ है, ये फर्स्ट में है तो यहाँ पे 1 आएगा। और टनल डायोड लास्ट में यानी कि 4, 2 3 1 4। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ से क्या हो जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, द जीनर डायोड इन द सर्किट हैज अ जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस आर एस। तो आर एस के अक्रॉस क्या करना है, हमें पावर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो VZ है, VZ कितना दे रखा हुआ है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ हमें दे रखा हुआ है 5 वोल्ट। ठीक है, VZ कितना है, 5 वोल्ट है। तो द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस RS विल बी कितना हो जाएगा, RS कहाँ है, RS यहाँ है। तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRS इक्वल टू 30, यहाँ पे 30 वोल्ट है, 30 माइनस 5 वोल्ट, ये क्या हो गया 25 वोल्ट। तो RS के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है, 25 वोल्ट जा रहा है। अब पावर डिसिपेशन की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर होता है। तो मीन्स V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। तो वोल्टेज कितना है RS के अक्रॉस, दिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को पावर फाइंड करना है।
तो वोल्टेज कितना है आर इसके क्रॉस, ये आया है 25 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और आर तो है 200, तो आर हो गया 200। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 200, बस इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा 3.125 वाट। यहाँ से ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। A diode when connected in a series with the output then the circuit is called। तो डायोड को जब कनेक्ट किया जाता है सीरीज में विद द आउटपुट, तो उस सर्किट को क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं क्लीपर सर्किट। ठीक है, सीरीज क्लीपर सर्किट, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो सीरीज क्लीपर सर्किट। क्लीपर की बात करें अगर हम लोग, clipper circuit, तो a clipper circuit is a device that remove either the positive half or negative half or both positive और negative half of the input AC signal। इसको बोलते हैं हम लोग क्लिपर सर्किट। क्लिपर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा सीरीज क्लिपर और एक होता है पैरेलल क्लिपर। ओके, ठीक है, दो तरह का होता है। अगेन ये सीरीज जो है ये होता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, ये होता है नेगेटिव सीरीज क्लिपर, तो दो होता है। उसी तरह पैरेलल या फिर इसको संट भी कह लो, ठीक है, संट, तो पॉजिटिव संट क्लिपर और नेगेटिव संट क्लिपर दो तरह का होता है। ठीक है। A device is referred to as the linear device when the graph between the current and the voltage across the device is, कब उसे हम linear कहेंगे, जब ये ग्राफ जो है वोल्टेज और करंट का, यानी कि ये जो ग्राफ बनता है I और B का जो ग्राफ बनता है, ये जब आपका स्ट्रेट लाइन हो, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर डिवाइस कहेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में a device is referred to as the linear device when the graph between the current and voltage across the device is a straight line। okay, so option D is the right answer। बात अब अगर मान लो नन लीनियर के लिए होता, लीनियर का तो ये हो गया, नन लीनियर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि द रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट ओवर अ लार्ज range of the value of current and voltage, then this type of device is referred as ohmic device, और इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिवाइस के लिए। इसमें कैसा ग्राफ बनता है आपका, ये हो गया आपका करंट वर्ड, ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज। तो इस केस में ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो है आपका ऐसे करके और ऐसे करके इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके, नॉन लीनियर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला, कैलकुलेट द हॉल वोल्टेज ना, कैलकुलेट द हॉल वोल्टेज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज 8 एम्पियर मीटर, current is 4 ampere, width is 5 meter and the concentration of the carrier is 10 to the power 20। ठीक है, ये बोल दिया है। अब हमें फाइंड करना है हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, हॉल वोल्टेज फाइंड करना है। तो हॉल वोल्टेज की बात करें अगर हम लोग, हॉल वोल्टेज, तो ये जो होता है वो होता है, फॉर्मूला देखते हैं, तो ये हो गया VH इक्वल टू BI डिवाइडेड बाई रो CW। ओके, ये होता है। तो यहाँ पे B जो है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, B जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। I हो गया करंट, I क्या है, I हो गया करंट, और क्या है W क्या है, W इज द साइड अक्रॉस which the magnetic field is applied। okay, the magnetic field is applied, यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, एक तरह का विद। ठीक है, और क्या हो गया रो सी क्या है, ये हो गया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये होता है रो सी इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, इसमें एन जो है ये एन कहलाता है आपका कैरियर कंसंट्रेशन, और ई जो है ई कहलाता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन
चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारा चीज का ख्याल रखना। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, एक तो गिवन है हमें बी दे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा हुआ है 8 एम्पियर पर आवर, करंट आई दे रखा हुआ है 4 एम्पियर विद डब्ल्यू दे रखा हुआ है 5 मीटर और कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर यानी कि एन दे रखा हुआ है 10⁻20। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, रोसी। ठीक है, तो रोसी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रोसी इक्वल टू एन ई होता है। और हमें कैरियर कंसंट्रेशन पता है कितना दे रखा हुआ है 10⁻20 और इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना 1.6 डिवाइडेड बाई 10 कर दो इंटू ये 20 और -90 तो माइनस हो गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर ये 10 कैंसल। ठीक है, ये पॉइंट हटाने से 10 आया तो ये हो गया 16, इसका वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। अब हॉल वोल्टेज फाइंड करते हैं तो बी एच में पुट कर देते हैं। बी कितना दे रखा हुआ, बी दे रखा हुआ 8 और आई कितना है 4, अभी रोसी आया 16 और 5 हो जाएगा हमारा व्हाट विद। तो इसको कैलकुलेट कर दो, बस हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया 4 चौके 16, 4 ये आ जाएगा 2 बार में तो 2/5 आ रहा है यानी कि 0.4 आ जाएगा आपका आंसर, 0.4 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यार ये खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है इतना दिन से, इसलिए इतने दिनों से क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा खांसी की जो प्रॉब्लम है सो ठीक ही नहीं हो पा रही। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, यूजिंग विच डायोड इन अ रेगुलेटर पावर सप्लाई द unregulated input voltage as compared to the regulated output voltage will be large। तो किस में लार्ज होता है, ये होता है आपका जीनर डायोड में। ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विच रीजन कवर्स द हाईएस्ट एरिया इन अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में कौन सा रीजन जो है वो हाईएस्ट व्हाट एरिया कवर करता है। तो ट्रांजिस्टर की बात करें अगर हम लोग, तो ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर में एक एमीटर होता है, एक बेस होता है। क्या क्या होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एमीटर में जो है, एमीटर में क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है। एमीटर जो होता है वो क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है और इसका एरिया जो है वो होता है मीडियम, मीडियम एरिया होता है इसका। ठीक है, और उसके बाद बात करें बेस का, तो बेस जो है वो होता है लाइटेस्ट डॉट। ठीक है, इसमें लाइटेस्ट डॉट होता है और इसकी एरिया जो होती है वो भी लाइट होती है, एरिया भी क्या होती है, लाइट होती है। कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर में मॉडरेट, मॉडरेट क्या होता है, डॉट होता है। और एरिया की बात करें तो एरिया इसमें क्या होता है, लार्ज होता है। सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का होता है, उसके बाद एमीटर का होता है, फिर बेस का होता है। तो यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट एरिया तो कलेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वेयर बोथ द जंक्शन इज आर द फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर देखो, मोड ऑफ जंक्शन की बात करें अगर हम लोग, मोड ऑफ जंक्शन की किसमें, ट्रांजिस्टर में, मोड ऑफ जंक्शन तो कितनी तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन। एक होता है रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव रीजन। और एक होता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और एक होता है कट ऑफ रीजन। तो दो जंक्शन होते हैं, एक तो होता है एमिटर बेस जंक्शन और एक होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हो एमिटर बेस और ये रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एक्टिव रीजन में। ठीक है, और ये रिवर्स में हो और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड में हो तो ये रिवर्स एक्टिव मोड में वर्क करता है। और जब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो, दोनों फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो तो सैचुरेशन रीजन में, और जब दोनों रिवर्स बायस में हो तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। ठीक है,
तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर बोला है ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन वेयर बोथ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। दोनों जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस है। जब दोनों फॉरवर्ड बायस है तो उस केस में क्या हो रहा है, सेचुरेशन। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसरो में भी कराया था, और उससे पहले और एक कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें भी कराया था। तो इस जो ये जो टेबल है, ये टेबल से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। साथ में इससे क्या पूछता है, इसका एप्लीकेशन भी आपको पूछता है। लाइक अगर एक्टिव मोड में है तो ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करता है, ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। रिवर्स एक्टिव का कुछ खास यूज नहीं है, ठीक है, यूजलेस होता है। और सेचुरेशन में ये ऑन स्विच की तरह काम करता है, और इसमें ऑफ स्विच की तरह काम करता है, इसमें ऑफ स्विच की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये टेबल को एकदम दिमाग में बैठाए रखना। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आपका एग्जाम हो रहा है तो इसमें इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which among the following are the disadvantage of FAT over the BJT। ठीक है, क्या पूछा है, डिसएडवांटेज पूछा है, किसके बारे में, फेट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, फेट का एफएटी का, इसमें इनपुट जो हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस इनपुट होता है, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। और लार्ज बैंडविड्थ होता है, ये भी इसका एडवांटेज है। ठीक है, and it is more noisy, yeah, correct, only it is more noisy, it only allow the flow of majority charge carrier। हाँ, ये जो इसका डिसएडवांटेज होता है, एफएटी का एक डिसएडवांटेज क्या है, फोर ओनली, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ करता है, जबकि बीजेटी क्या करता है, बीजेटी दोनों बोथ यानी कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों कैरियर को अलाउ करता है, बट एफएटी क्या करता है, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ करता है। तो ऑप्शन फोर ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विच सर्किट टेक्स द लेस चिप एरिया इन लार्जर स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लार्जर स्केल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें जो है सबसे लेस एरिया कवर करता है कौन, स्मॉल इन साइज में होता है सीमोस। सीमोस सर्किट, सीमोस मतलब क्या होगा, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। अब ये लेस एरिया क्यों कवर करता है, दिस इज बिकॉज द सीमोस सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एनमोस एंड पीमोस, and it is fabricated as a twin tube process where the required chip area is less। NMOS और PMOS इसमें यूज किया जाता है, और इसका जो फैब्रिकेट करते हैं वो करते हैं ट्विन ट्यूब प्रोसेस से, जिसमें चिप रिक्वायरमेंट जो होता है वो लेस होता है, इसीलिए इसका एरिया जो है वो लेस होता है। ठीक है, तो सीमो सर्किट हो जाएगा इसका आंसर। देखो छोटा सा सवाल पूछा गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें दिया हुआ है जेफेट का सर्किट है, और इट हैज आईडीएसएस, सेचुरेशन करंट दे रखा हुआ है 20 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज दे रखा हुआ है 5 वोल्ट, एंड द वैल्यू ऑफ आरएस हमें फाइंड करना है फॉर अ ड्रेन करंट आईडीएस, आईडीएस भी दे रखा हुआ है 12.8 मिली एम्पियर। तो हमें फाइंड क्या करना है, आरएस को फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
ओके, तो देखो इस सर्किट में क्या है इस सर्किट में ये तो हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन और ये हो गया सोर्स। तो ये सर्किट जो है कुछ इस तरह होगा। ये सर्किट आपका होगा, ये सर्किट एक्चुअली जो दे रखा हुआ है वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया VDD, देखो ये हो गया सर्किट, और ये हो गया VDD, ठीक है, प्लस VDD यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया गेट, ये हो गया सोर्स। तो सोर्स में ये जो है वो आएगा आपका रेजिस्टेंस RS जो है वो यहाँ पर आएगा। और ये तो कनेक्ट है कुछ इस तरह, जैसा सेम है उसी तरह सेम रहेगा। ये हो गया RG, और ये भी क्या है, ग्राउंड है। ये हो गया RG, ये क्या है, VGS यहाँ पर है। और हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या, कौन सा करंट आ रहा है, IDS करंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स करंट। और ये जो है देखो यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे 0 वोल्ट जा रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई अप्लाई करते हैं। देखो ये ग्राउंड है और 0 वोल्ट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 × RG प्लस VGS ठीक है, ये वोल्ट है, VGS माइनस IDS एंड RS इक्वल टू 0। तो KVL अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, VGS माइनस IDS RS इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। और VGS इक्वल टू इसको इधर कर दो तो प्लस हो जाएगा, IDS एंड RS हो जाएगा इस तरह से। और RS इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, RS इक्वल टू VGS डिवाइडेड बाई वाट, ID। ये हो जाएगा यहाँ पे IDS, ओके, VGS डिवाइडेड बाई IDS, कुछ इस तरह से हो गया। अब क्या करना है इन जेफेट, देखो जेफेट में बात करें तो यहाँ पर जो है हमें क्या नहीं पता है, RS फाइंड करना है ना। तो RS फाइंड करने के लिए ये हो गया फार्मूला, बट हमें VGS नहीं दे रखा हुआ है, VGS नहीं दे रखा हुआ है। तो जेफेट में एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ID इक्वल टू IDS इक्वल टू IDSS एंड 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VP का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, IDS हमें दे रखा हुआ है 12.8, और IDSS कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 20। ये हो जाएगा 1 माइनस VGS नहीं पता है, और VP यानी कि पिंच ऑफ दे रखा हुआ है 5 वोल्ट का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 20 को हम लोग इधर ला सकते हैं, 1.28 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस VGS बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0, और इसको काट दो तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा कितना, 100। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई 5। अब ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि VGS बाई 5 को इधर लाते हैं, VGS बाई 5 इक्वल टू 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 10 का, तो ये हो जाएगा 2/10, यहाँ पर आ जाएगा 2/10, हाँ 10 माइनस 8 2/10 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/5। और VGS डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5, 5 से 5 कैंसल, तो VGS इक्वल टू कितना आ गया, 1 वोल्ट। VGS का क्या वैल्यू आ गया, 1 वोल्ट। अब हमें RS फाइंड करना है, तो RS इक्वल टू क्या है, VGS डिवाइडेड बाई IDS। तो VGS कितना है, VGS है यहाँ पे 1 वोल्ट, और IDS कितना है 12.8 मिली एम्पियर। सो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, और ये हमारा आ जाएगा 78.12, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला
Consider the following. MOSFET can be used as a voltage controlled capacitor. MOSFET can be used both as a voltage and current control inductor. तो देखो MOSFET जो है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, MOSFET कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर ओनली, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं, नॉट अ इंडक्टर की तरह। तो ऑप्शन केवल ये जो है यानी कि ओनली वन इज ट्रू होगा यहाँ से, ऑप्शन सी। आगे क्या बोला, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक एंड with negative feedback is 140 and 30 respectively. The percentage of negative feedback is close to. तो क्या क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले तो देखो रिलेशन जो होता है एक ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दे रखा हुआ है एक बोला है आपको एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले तो रिलेशन देख लो, रिलेशन होता है आपका ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन में जो रिलेशन होता है वो होता है ACL इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस AOL एंड बीटा। यहाँ पे AOL जो है वो कहलाता है ओपन लूप गेन, और ओपन लूप गेन कह लो या गेन विदाउट फीडबैक कह लो इसको AOL को, एंड ACL जो है वो कहलाता है क्लोज लूप गेन और गेन विथ फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। और बीटा जो है वो है हमारा फीडबैक फैक्टर जो कि हमें फाइंड करने को बोला है। तो सारा कुछ गिवन है, पुट कर देते हैं। तो ACL कितना दे रखा हुआ है, मतलब नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज या फिर गेन विथ फीडबैक कितना दे रखा हुआ, 30 दे रखा हुआ है। और AOL क्या है, विदाउट फीडबैक, ठीक है, ओपन लूप गेन वो कितना दे रखा हुआ 140। तो 1 प्लस 140 और हमें क्या बीटा तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 इंटू 140 इंटू बीटा इक्वल टू 140, और यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 4200 बीटा इक्वल टू 140। सो 4200 बीटा इक्वल टू 140 माइनस 30 इक्वल टू 110, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 4200। सो हमें क्या फाइंड करने को बोला है, बीटा परसेंट फाइंड करने को बोला है। तो बीटा परसेंट निकाल देते हैं, बीटा परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 4200, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कटा तो ये आ जा रहा है हमारा 2.61%, जिसको हम लोग अगर अप्रोक्स करें तो 3% कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What are the properties of power amplifier that are to be considered while designing a good power amplifier circuit? तो गुड एम्पलीफायर सर्किट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डिस्टोर्शन, गेन एंड बायस स्टेबलाइजेशन। ये चीज, ये जो फैक्टर है इसे हम लोग पावर एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी याद रखना क्या कंसिडर करते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग को कंसिडर करते हैं और इफिशिएंसी को, इम्पिडेंस मैचिंग और इफिशिएंसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है यहाँ पर हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो इसमें क्या बोला, अट्यून्ड एम्पलीफायर हैज अ पिक आउटपुट एट 9 मेगाहर्ट्ज एंड अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ 90। व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर, ठीक है। किसके बारे में पूछा, ट्यून्ड एम्पलीफायर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले देख लो, इसमें तो गिवन दे रखा हुआ है आपको क्या बोला कि a tuned amplifier has a peak output of 9 megahertz and a quality factor is 90, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है आपको कितना 9 मेगाहर्ट्ज और क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q दे रखा हुआ है 90।
तो बैंडविड्थ फाइंड करने को बोला है। तो रिलेशन क्या होता है क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में, ये होता है बैंडविड्थ इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय क्यू। एफ नॉट क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्यू क्या है क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पर सारा कुछ दे रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ 9 मेगाहर्ट्ज यानी कि 9 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज लिख सकते हैं, और क्वालिटी फैक्टर कितना दे रखा हुआ है 90 दे रखा हुआ है, क्वालिटी फैक्टर 90 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको काटा काटी करते हैं, तो यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻6 और 9 इंटू 10 ऐसे करके लिख सकते हैं। सो 9 9 गेट कैंसल और 10 से ये कटा, ये हो गया 5 यानी कि 10⁵ हर्ज आ जाएगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 100 किलो हर्ज। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से, ठीक है। आगे देखो, a common emitter transistor amplifier has a collector load of 2 kilo ohm, voltage gain is 400 and the input resistance is 40 kilo ohm. Calculate the value of voltage amplification of the amplifier। ठीक है, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो फॉर ये किसकी बात की गई है? सी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात की जा रही है, और इसमें आर ओ यानी कि आर नोट दे रखा हुआ कितना 2 किलो ओम दे रखा हुआ है, और वोल्टेज गेन जो है यानी कि ए वी ये दे रखा हुआ 400, और इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दे रखा हुआ है 40 किलो ओम दे रखा हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑफ ए एम्पलीफायर। तो वोल्टेज गेन की जो फार्मूला होती है सी एम्पलीफायर में, तो ये क्या होती है? ए वी इक्वल टू वी नॉट आई मीन बीटा आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इन, ठीक है। ए वी क्या है? ए वी हो गया वोल्टेज गेन, और बीटा क्या है? वो बीटा हो गया वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो कि हमें फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर फाइंड करने को बोला है। और आर नोट तो हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस, आर इन हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए वी इंटू आर इन डिवाइडेड बाई आर नोट, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए वी कितना दे रखा हुआ है? ए वी है 400 इंटू आर इन कितना है 2 किलो ओम, ठीक है। आर इन कितना है? आर इन 2 किलो ओम नहीं है, ये कितना है 40 है। आर नोट कितना देखा हुआ है? आर नोट दे रखा हुआ है 2 किलो ओम, ओके। सो 40 किलो है 2 किलो है, ठीक है, किलो किलो कट गया, यहाँ से इसको काट दो 2 से, इसको ये आ जाएगा 200 बार में, तो ये हो गया 8000। तो कितना आ गया एम्पलीफिकेशन? 8000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी वगैरह है, थोड़ा सर्दी भी है, इसलिए आपको आवाज में थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा, और थोड़ा मीन्स एनर्जेटिक भी फील नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा कंसिडर कर लेना, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास अपलोड नहीं किया था, तो और इसका भी एग्जाम आने वाला था, तो मैंने सोचा कि इसी हाल में अपलोड कर दूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो 22 में क्या बोला? डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज फॉर ए नेटवर्क विथ 9 नोड्स एंड 18 ब्रांचेस, ओके। तो नंबर ऑफ नोड पेयर की बात की जाए, जब भी आपको नंबर ऑफ नोड पेयर फाइंड करना हो, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ नोड पेयर्स वो कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो n जो है वो होता है नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना दे रखा हुआ है? 9 दे रखा हुआ है। 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, और इसको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 36। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कितना हो जाएगा डिफरेंट नोड पेयर? वो हो जाएगा 36, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। विच अमोंग द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी अप्लाइड टू एनी एक्टिव और पेसिव नेटवर्क? एक्टिव और पेसिव नेटवर्क, कोई भी एक्टिव और पेसिव नेटवर्क में कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होता है? ये होता है टेलीजन थ्योरम। कौन सा? टेलीजन थ्योरम। टेलीजन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पेसिव, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क इज देयर। तो टेलीजन थ्योरम को हम लोग यूज कर सकते हैं। थेवेनिन की बात करें तो थेवेनिन को केवल लीनियर में यूज किया जा सकता है, और सुपरपोजिशन को भी केवल लीनियर में किया जा सकता है, ठीक है।
तो नॉर्टन भी सेम नॉर्टन थ्योरम दिया हुआ, नॉर्टन थ्योरम भी लीनियर के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, तो जंक्शन कैपेसिटेंस पीएन जंक्शन का किस पे डिपेंड करता है, ये बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड करता है इसका जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है, पीएन जंक्शन का। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन आरएलसी रेजोनेंट सर्किट हैज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 मेगाहर्ट्ज एंड अ बैंडविड्थ ऑफ 20 किलोहर्ट्ज। इफ कैपेसिटेंस इज 115 पिकोफैराड देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो आरएलसी सर्किट की बात की गई है, तो आरएलसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी, आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी, ऐसे करके क्या करते हैं, कंसिडर कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें एल की बात करें, मान लो यहाँ से एल निकालना हो तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला। और बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बाई एल होता है बैंडविड्थ यहाँ पर आरएलसी में, तो रेजिस्टेंस बाय क्या होता है, एल होता है। ठीक है, बैंडविड्थ होता है ये। और देखो यहाँ पर जो है हमें क्या क्या गिवन है, एक तो फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ 2.5 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ गिवन है 20 किलोहर्ट्ज और कैपेसिटेंस गिवन है 115। तो बैंडविड्थ की बात करें यहाँ पे, तो बैंडविड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर तो है ही है, आर और उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देवल है, 2.5 किलो हर्ट्ज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है और ओके, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है हमारा, बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ के साथ क्या रिलेशन है, बैंडविड्थ इक्वल टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एल, आर डिवाइडेड बाय एल हो गया। ठीक है, तो बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पर एल जो है हमारा ये निकल कर आया है, एल एल हमें फाइंड करना है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें 1 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इनटू में 2 पाई का होल स्क्वायर और एफ आर स्क्वायर और सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो बैंडविड्थ इक्वल टू ये हो गया। अब सारा कुछ पुट करता है, बैंडविड्थ कितना दे रखा हुआ है, 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आर इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है, 2.5 मेगाहर्ट्ज यानी कि 10⁻6 दे रखा हुआ है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कैपेसिटर कितना है, 115 पिको फराड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, आर इंटू 4 हो जाएगा 22/7 का होल स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू 6.25 इंटू 115, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आर इंटू 4 इंटू 9.6 इंटू 6.25 इंटू 115। तो अब आर अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा 0.72 ओम, यहाँ से आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। करेंट एट रेजोनेंस, द करेंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट इज, रेजोनेंस की बात करें यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें आरएलसी में, तो जो नेट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, नेट इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, यहाँ पे एक्सएल क्या है, एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी जो है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो एक्सएल होता है वो क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हम लोग लिखते हैं और एक्स सी जो है वो कहलाता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको इस दोनों से भी बनता है कि आरएलसी में जो रिएक्टेंस होते हैं वो
इंडक्टर के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर इन्वर्सली होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सेल जो है वो इंडक्टर के। और कैपेसिटर की बात करें तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो रेजोनेंस की बात की गई है तो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ये जो एक्सेल है वो इक्वल होता है एक्सी के। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सेल जो है वो एक्सी के इक्वल होता है। जब एक्सेल इक्वल टू एक्सी होगा तो क्या होगा, इम्पिडेंस जो है हमारा नेट इम्पिडेंस वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जब नेट इम्पिडेंस हमारा मिनिमम होगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे करंट के बारे में पूछा है, द करंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के केस में, यानी कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर आर, तो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का क्या पूछा है, एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट के बारे में पूछा है। तो पावर की बात करें तो देखो, एक होता है तुम्हारा एक्टिव पावर, क्या होता है, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को ही क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव पावर को यही कहते हैं ट्रू पावर। क्या कहते हैं, एक्टिव पावर को ही हम लोग कहते हैं ट्रू पावर। तो द एक्चुअल जो अमाउंट होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर बीइंग डिसिपेट और यूज्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है, ट्रू पावर को मेजर किया जाता है किसमें, वाट में हम लोग मेजर करते हैं ट्रू पावर को। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, और रिएक्टिव पावर की बात करें अगर हम लोग, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर को कैसे मेजर किया जाता है, रिएक्टिव पावर को कैसे मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट एम्स रिएक्टिव में, वोल्ट एम्स रिएक्टिव, यानी कि वी ए आर में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और एक क्या होता है, अपरेंट पावर होता है, और एक क्या होता है, अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर में क्या करते हैं, अपरेंट पावर किसे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड अपरेंट पावर। और इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर किया जाता है किसमें, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स एम्पियर में, इसको मेजर किया जाता है। और देखो ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और अपरेंट पावर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। तो यहाँ पूछा है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर कौन सा हो गया, रिएक्टिव पावर, इसको कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट्स एम्पियर रिएक्टिव से, और अपरेंट पावर को कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट एम्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है ये वाला, VAR एंड VA। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला कि यहाँ पर ये बोल रहा है, व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का क्या पूछा है, रिपल पूछा है आपसे, रिपल फैक्टर पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो रिपल फैक्टर की बात करें अगर हम लोग, रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर क्या होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो आर इक्वल टू होता है IRMS डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, डीसी करंट ऑफ IRMS ऑफ AC कंपोनेंट और IDC ऑफ द AC कंपोनेंट। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अब अगर हम लोग रिपल फैक्टर मेजर करें तो रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21 होता है रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में। और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये होता है 0.48। और एक क्या रेक्टिफायर होता है, ब्रिज। तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर मेजर करें तो ये भी होता है 0.48।
8 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, फुल वेव के बारे में पूछा है, तो फुल वेव कितना होता है 0.48। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके साथ हाफ वेव का भी याद रखना और ब्रिज का भी याद रखना, में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला कि इन in a clamper in a clipper in a clipper circuit, dc source is set to 0 voltage, dc source is set to 0 voltage, then the circuit act like a। तो जब क्लिपर सर्किट में डीसी सोर्स जो है उसको जीरो करते हैं तो ये सर्किट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रेक्टिफायर की तरह ये बिहेव करता है। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट डज द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइंस व्हेन अप्लाइड टू अ लीनियर नेटवर्क। तो लीनियर नेटवर्क में जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया जाता है तो ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है करंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो द करेंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो और एक चीज याद रखना, सुपरपोजिशन के बारे में पूछा जाता है आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कौन सा रूल्स को ओबे करता है, ये आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें तीन लॉज याद रखना, ये फॉलो करता है लीनियरिटी को, ठीक है। लीनियरिटी यानी कि आप कह सकते हो ओम्स लॉ, सिंपल, ठीक है। और सेकेंड हो गया होमोजेनिटी को भी फॉलो करता है, होमोजेनिटी, ठीक है। और एक क्या होता है, और एक होता है एडिटिविटी, ठीक है। तो ये तीन चीज को भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपरपोजिशन किन चीजों को ओबे करता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहे उसको आप टिक करके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डिलीवर फ्रॉम द सोर्स टू इट्स लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए सोर्स और लोड का किस तरह सा रिलेशन रहना चाहिए वो पूछा गया है। So, according to the maximum power transfer theorem, to obtain maximum power from a source with finite impedance, the impedance of the load must be equal to source impedance. So, जो RTH होता है यानी कि सोर्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, इक्वल। यानी कि ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, लोड रेजिस्टेंस, सॉरी इक्वल कहाँ है, ऑप्शन सी, द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा कि ए सीरीज आरसी सर्किट हैज अ 5 किलो ओम रजिस्टर एंड अ 2.5 माइक्रो फराड कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस एंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द रिएक्टेंस। तो ये फाइंड करने को बोला है, सीरीज आरएलसी सीरीज आरसी की बात की गई है। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो देख लो। एक तो आपको आर दे रखा हुआ, वो कितना दे रखा हुआ, 5 किलो ओम दे रखा हुआ, ठीक है। और कैपेसिटर दे रखा हुआ 2.5 माइक्रोफैराड का, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा हुआ आपको, कितना दे रखा हुआ है 500, फ्रीक्वेंसी जो है 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है। अब फाइंड करना क्या है, टोटल इम्पीडेंस ना, टोटल इम्पीडेंस फाइंड करना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल इम्पीडेंस की बात करें, टोटल इम्पीडेंस, तो टोटल इम्पीडेंस यानी कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R प्लस XC हो जाएगा यहाँ पे टोटल इम्पीडेंस। और XC को ही क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो कि ये भी फाइंड करना है। तो XC इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस J2 पाई FC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, Z इक्वल टू ये हो जाएगा R प्लस XC, ऐसे हो जाएगा। R क्या दे रखा हुआ है, 5 किलो ओम दे रखा हुआ है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई J2 पाई इंटू 500 इंटू 2.5 माइक्रोफैराड है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 5 के माइनस J1
127.324, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा, हाँ एक्सी भी फाइंड करना है ना, तो एक्सी हमारा कितना निकल कर आ गया, एक्सी आ गया -J127.324, और इसी को मोड में अगर हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा 127.34, इसको लिख सकते हैं। तो एक्सी का वैल्यू आ गया हमारा 127.34, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मोड जे भी निकाल लेते हैं, तो मोड जे के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड का रूट करना पड़ेगा। तो 5 किलो का होल स्क्वायर एंड प्लस एंड प्लस 127.324 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5001.62 ओम, ठीक है। तो XC जो है यानी कि कैपेसिटेंस हमारा निकल कर आ गया 127.34 ओम, और ये क्या निकल कर आ गया, टोटल इम्पीडेंस निकल कर आ गया। तो ऑप्शन 1 अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, ये हो गया टोटल इम्पीडेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस। तो यहाँ से ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या बोला, what is the relationship between the line voltage and the phase voltage of a delta connected network। तो देखो दो तरह का कनेक्शन होता है, एक तो होता है स्टार, क्या होता है, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में जब आपको वोल्टेज पूछा जाए तो लाइन वोल्टेज होता है √3 ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर, ठीक है। और लाइन करंट जो होता है वो बराबर होता है फेज करंट के, ये स्टार कनेक्शन में। डेल्टा की बात करें, डेल्टा कनेक्शन सॉरी थोड़ा कफ प्रॉब्लम। तो डेल्टा कनेक्शन की बात करें, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो है वो बराबर होता है फेज वोल्टेज के, और लाइन करंट जो होता है वो होता है √3 ऑफ फेज करंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना, ये चीज और ये चीज को, कि किस तरह का रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, डेल्टा कनेक्शन में बोल रहा है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस तरह से होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड पावर सिस्टम द लाइन वोल्टेज इज 480 वोल्ट, देन कैलकुलेट द फेज वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में क्या बोल रहा है, आपको क्या गिवन है, लाइन वोल्टेज कितना दे रखा हुआ 480, और आपको क्या बोला है, फेज वोल्टेज क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अभी देखा था क्या रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, ये होता है VL इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। क्या होता है, VL इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज, ये होता है। तो हमें निकालना है फेज वोल्टेज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VL डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं। और VL कितना दे रखा हुआ है, 480 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो ये हो जाएगा हमारा 277.12 वोल्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहां से आ जाएगा। अगले सवाल पे क्या बोला, what is the term for the power factor in an RLC series circuit just below and just above the resonant frequency respectively। तो just below के केस में और just above के केस में RLC में पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखो RLC में पावर फैक्टर की बात करें तो RLC में पावर फैक्टर में फर्स्ट तो हो गया 8, मान लो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बिलो के केस में, फर्स्ट एट बिलो द रेजोनेंस, ठीक है, एट बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो होगा तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सल होता है वो यानी कि इंडक्टिव
रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, वो हाई होता है। तो इस केस में सर्किट जो है वो बिहेव करता है कैपेसिटिव सर्किट की तरह, क्योंकि ये क्या है, हाई है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो है वो लीड करता है। कैसे होता है, लीडिंग करता है, ठीक है। और एक क्या कंडीशन होता है, एक होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के बिलो होगा। और एक क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। इसमें दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो सर्किट क्या है, प्योरली बिहेव करती है रेजिस्टिव सर्किट की तरह। तो इस केस में जो पावर फैक्टर होता है पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होती है। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होती है। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या हो गया, 8 एवब, 8 एवब द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 8 एवब द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस स्केल में जो, इस केस में जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो क्या होता है, वो हाई होता है। और कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, वो लो होता है। तो इस केस में जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इसमें क्या है, हाई है। तो इस केस में जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, इस केस में पावर फैक्टर जो है वो क्या करेगा, लैगिंग करेगा। कैसे करेगा, वो लैगिंग करेगा, ठीक है। पावर फैक्टर क्या करेगा, लैगिंग करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जस्ट बिलो, बिलो मीन्स ये वाला, बिलो के केस में क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है। एंड जस्ट एबव, एबव के केस में क्या हो रहा है, लैगिंग कर रहा है। तो लीड लीडिंग एंड लैगिंग हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर व्हेन कनेक्टेड टू, व्हेन कंपेयर टू सेंटर टैप। सेंटर टैप से कंपेयर करके हमें क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताना है। तो क्या बोला ऑप्शन में, देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पीआईवी इज हाफ ऑफ दैट सेंटर टैप। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट वन इज द आंसर। देखो क्या होता है, पीआईवी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी, ये क्या होता है, ये वीएम होता है। और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी क्या होता है, वो होता है 2 वीएम। और ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर में पीआईवी जो होता है वो वीएम होता है। तो यहाँ पे क्या बोला था, ब्रिज रेक्टिफायर से कंपेयर करना था हमें सेंटर टेप को। तो ये वीएम, ब्रिज रेक्टिफायर में पीआईवी क्या होता है, हाफ होता है, बिल्कुल हाफ हो जाता है। हाफ मतलब, हाफ मतलब कितना, ये अगर 2 वीएम है तो ये वीएम है, तो आधा हो रहा है। इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ पीआईवी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सेंटर टैप। सेंटर टैप से हाफ होता है पीआईवी। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अब क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इम्पिडेंस इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 100 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 150 ओम। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करने को। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस फाइंड करना है। तो इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, मोड ऑफ जेड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस इक्वल टू, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। सारा कुछ दिया हुआ पुट कर देते हैं। तो आर कितना दे रखा हुआ, 150 ओम। और एक्सएल कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 100, ठीक है। तो 100 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 32500, और इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 180.27 ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट ऑफ सीमेंस। तो सीमेंस का ये एसआई यूनिट क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/r, ठीक है, सीमेंस। और इसका यूनिट क्या क्या हो गया, यूनिट एक होता है महो, महो और महो और ओम मीटर ये भी होता है, और एक होता है सीमेंस। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। how much electricity is consumed by a 200 watt bulb when kept on for at least 8 hour continuously। तो 8 घंटा कंटिन्यू
जला के रखा हुआ है, किसको ऑन करके रखा हुआ है 200 वाट के बल्ब को। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा। तो जब भी आपको अमाउंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फाइंड करना हो, ठीक है, निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, किलोवाट इनटू आवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें दे रखा हुआ 200 वाट में, किस में दे रखा हुआ 200 वाट में, तो किलोवाट में क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 किलोवाट, ठीक है। एंड इनटू आवर कितना है, 8 आवर की बात की गई है, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 किलोवाट आवर, 1.6 किलोवाट आवर, और किलो है तो इसको लिख दो आप 1600 वाट आवर, ठीक है। 1600 वाट आवर, ऑप्शन बी यहां से निकल कर आ गया। Determine the resonance, determine the resolution of a flash type ADC that employs 25 comparator with a reference voltage of 10 volts, ठीक है। तो एडी कन्वर्टर में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में रिजोल्यूशन जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं R इक्वल टू वी रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n-1, ये होता है फॉर्मूला एनालॉग टू डिजिटल में रिजोल्यूशन फाइंड करने का। तो देखो क्वेश्चन में कौन सा टाइप दे रखा हुआ, फ्लैश टाइप एडीसी, फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में पूछा है। तो फ्लैश टाइप में जो नंबर ऑफ कंपैरेटर होता है हमारा, नंबर ऑफ कंपैरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2n-1, ठीक है, 2n-1। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर जो है फ्लैश टाइप में R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n-1। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक तो आपको रेफरेंस वोल्टेज दे रखा हुआ कितना 10 वोल्ट का, और नंबर ऑफ क्या बोला कंपैरेटर, कंपैरेटर भी दे रखा हुआ आपको कितना 25। ये क्या है, नंबर ऑफ कंपैरेटर 2n-1, और इसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 25 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट, ऑप्शन 0.4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ से आपका। विच गेट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तो कौन सा गेट में हाईएस्ट ऑपरेशन होता है, हमेशा याद रखना ECL गेट जो होता है वो हाईएस्ट ऑपरेशन ऑफ द स्पीड करता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि ए फुल एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज, तो फुल एडर में क्या क्या होता है, फुल एडर में एक तो होता है आपका इनपुट ए, एक होता है बी, और एक क्या होता है, एक होता है कैरी इन, और आउटपुट में क्या क्या मिलता है, एक सम होता है, कैरी होता है। तो 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ से। द मेमोरी डेट यूजेस 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर एज अ बेसिक मेमोरी यूनिट, तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को यूज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डी रैम, ठीक है, डी रैम। इन डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। इन डी रैम अ कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर अ बिट ऑफ डाटा अलोंग विद अ मॉसफेट, ठीक है। कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, मॉसफेट ट्रांजिस्टर इसमें यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर डी रैम। और वही एस रैम की बात करें तो इन एस रैम द स्टोरेज एलिमेंट इज क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है एस रैम में, ये याद रखना। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होता है और डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। Which among the following multivibrator is unstable in any state? तो मल्टीवाइब्रेटर कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, कौन कौन सा होता है, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में जो है वो अनस्टेबल इज ए अनस्टेबल एट एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में ए स्टेबल जो है वो अनस्टेबल होता है। तो
ये अनस्टेबल होता है कोई भी स्टेट में, तो यहाँ से तो इसका आंसर यही हो गया। बाई स्टेबल की बात करें तो बाई स्टेबल में क्या होता है, बोथ स्टेट होता है। बाई स्टेबल में दोनों स्टेट इस पे रहता है, ठीक है। और मोनो स्टेबल की बात करें तो मोनो स्टेबल में क्या होता है, मोनो स्टेबल में ये क्वेसी स्टेबल पे वर्क करता है, ठीक है। क्वासी स्टेबल स्टेट होता है इसमें, ठीक। What type of logic circuit is represented by the given figure? तो ये जो फिगर दे रखा हुआ है ये कौन सा सर्किट है, हमें फाइंड करना है, किस चीज का गेट है। तो ए इनपुट है, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया एंड गेट। तो एंड गेट है, ये हो गया कौन सा, एंड गेट। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट पी होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे होगा। और इसमें अगर हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम लगा दे तो ये इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार लिख सकते हैं। और ये जो है ये आउटपुट इक्वेशन किसका होता है, ये होता है नॉर गेट का। किसका होता है, नॉर गेट का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। ए 4-bit यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन पीसीएम सिस्टम can attain a single ranging from -2 to +2. The RMS value of the signal is 0.5 volt. What is the signal to quantization noise ratio? तो SNR जो होता है, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो क्या होता है, ये होता है 10 log बेस 10 एंड एस नोड एंड एन नोड, ये हो गया, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज पावर। और इसको अगर और भी हम लोग लिखते हैं 1.76 प्लस 6n इन dB, ठीक है, इन dB। तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे n दे रखा हुआ है, n क्या है, n आपको दे रखा हुआ है कितना, n दे रखा हुआ है यहाँ पर 4 है ना। n क्या है यहाँ पर, 4 बिट के बारे में बोला, नंबर ऑफ बिट कितना है, 4 बिट है। तो इसको निकाल दो, 1.76 प्लस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 25.76 डेसिबल, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Quantization is a and n process. Quantization is a non-linear and irreversible process, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। if the current following in the antenna is 70 ampere which radiates a signal of power 15.0.28 kilowatt, then what will be the radiation resistance? तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले पावर की बात करें तो पावर रेडिएटेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई आर या आई स्क्वायर आर, यानी कि आई और रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें क्या रेडिएटेड रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेडिएटेड रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर। तो रेडिएटेड पावर कितना दे रखा हुआ, 15.028 किलोवाट, यानी कि 10 टू द पावर 3। और आई का स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर यहाँ से, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 28 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 289 दैट इज इक्वल टू 52 ओम यहाँ से। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला सवाल क्या बोला, द antenna current of an AM transmitter is 6 ampere. Determine the antenna current of the transmitted when the percentage of a modulation changes to 0.4, ठीक है। तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर फॉर एन एम सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल ट्रांसमिटेड पावर एम सिस्टम के लिए PT इक्वल टू PC 1 प्लस न्यू स्क्वायर बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं IT स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं IC स्क्वायर,
ठीक है, ये लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो r से r तो कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका आई टी स्क्वायर इक्वल टू आई सी स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप स्क्वायर हटाओ यहाँ से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टी आई सी रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आई सी कितना दे रखा हुआ है, तो IC कितना करंट दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ आपका 6 एम्पियर, ये हो जाएगा 6 एम्पियर। और रूट अंडर 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दे रखा हुआ है, मॉड्यूलेशन परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ये दे रखा हुआ है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 6 रूट अंडर 1.08 और 6 इंटू 1.039 और इसको इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.23 एम्पियर। आईटी कितना निकल कर आ गया, 6.23 एम्पियर। यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।